Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, दिस इज एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो 4.3 एक्सरसाइज है अपने चैप्टर 4 की, इसके हमने ना लास्ट लेक्चर में यही कोई 5 क्वेश्चन कर लिए थे, 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और इसके बचे हुए 3 क्वेश्चन और है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो उसी को आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैं बुक ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए वैसे तो बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग, और इतना भी टेढ़ा नहीं है कि आप लोगों से होना। तो देखते हैं बेटा। कहते हैं कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी, और इसके जैसा एग्जाम्पल भी था, मैंने आपको कराया था एग्जाम्पल नंबर 7, आपको याद होगा, है ना। कहते हैं कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी एंड एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली proportional टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कहते हैं कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसी का आपने ग्राफ भी बनाना है, बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, और आपने कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट लेना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज दिस एंड दिस, यानी कि नंबर 1 में 2 यूनिट, नंबर 2 में 0 यूनिट पे। तो आपने मतलब ग्राफ को रीड करके ये भी बताना है कि एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ दोबारा। रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस, वर्क डन बताना है आपने, वर्क डन कितना हुआ है ना। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखो ना, लेट्स से कि कोई बॉडी है ना, इस पे हमने फोर्स लगाया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ पे आ गई, यानी कि बॉडी ने क्या काम किया, बॉडी ने ये काम किया कि बेटा जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये मूव होके आगे बढ़ गई, है ना। तो बॉडी का ये वर्क हुआ, है ना। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया कि लेट एफ बी द कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड। जो हमने बॉडी पे फोर्स लगाई है उसको हमने क्या रीड किया बेटे, उसको हमने माना है एफ से, है ना। और सेकेंड, एंड वाई बी द वर्क डन बाय द बॉडी, यानी कि बॉडी ने जो काम हुआ है, जो बॉडी के द्वारा काम हुआ है, उसको हमने क्या माना है कि वाई है ना। एंड एक्स बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है बॉडी से वो कितना लिया है हमने, एक्स यूनिट, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी गया था। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला था कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, है ना। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें इक्वेलिटी करने के लिए हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, है ना, कोई हम कांस्टेंट ले लेते हैं जिससे यहाँ पे इक्वेशन बन जाए। अब वो कांस्टेंट क्या है, अगर आप देखें तो कांस्टेंट फोर्स भी तो कांस्टेंट है, तो मैं फोर्स ही यहाँ पे ले लूँ एफ एक्स, है ना। तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। और वैसे ही वर्क डन का आप फॉर्मूला जानते होंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, तो यहाँ तक भी आपका कोई डाउट नहीं होगा और ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला था कि जो कांस्टेंट फोर्स है, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ के बता देता हूँ आपको। कहता है कि इफ द वर्क डन बाय द बॉडी एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। हमने इसको एक्सप्रेस करना था एक इक्वेशन में इन टू वेरिएबल, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, एंड ड्रॉ द ग्राफ, और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना था, वो अभी हम करेंगे, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। कहता है कि बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो इसने मेंशन किया था कि जो आपने कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट लेनी है आपने ना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको 5 यूनिट लेके यहाँ पे लिख दूँ बेटा 5x, और रीज़न में भी लिख सकते हैं कि क्योंकि जो फोर्स थी बेटा वो कितनी थी, 5 यूनिट्स, है ना, ये हमें गिवन थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 यूनिट्स, और कहता है कि फुल स्टॉप क्या, ऑल्सो रीड फ्रॉम ग्राफ। अब देखो ग्राफ को रीड करके जो हमने आगे की बात है वो हम बाद में करेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे को एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे बेटा, तो मैं 2 सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एटलीस्ट, कम से कम 2 सॉल्यूशन, है ना, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस।
तो कैसे निकालेंगे बेटा, एक काम करते हैं, पुट कर देता हूँ मैं x को 0। जब मैं x को 0 पुट करूँगा तो आप देख सकते हैं y भी 0 आने वाला है ना, तो y इज ऑल्सो 0। तो पहला सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब मैंने पुट किया x को 1 पुट कर देते हैं, तो y कितना आ गया बेटा, तो y आपका आ गया 5 × 1 दैट इज 5, है ना बेटा। तो पॉइंट कितना आ गया देखो ना, अगर मैं टेबल बनाऊं, इसको कोऑर्डिनेट टेबल कहते हैं ना, तो x की वैल्यू 0 पे y 0 आया था और x की वैल्यू 1 पे y 5 आया था, है ना। तो बेटे जो हमारे सॉल्यूशन है यहीं पे लिखता हूँ मैं, सॉल्यूशंस आर क्या है बेटा, 0 0 एंड 1 5, है ना। इन दोनों सॉल्यूशंस, मेरे को एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए थे, 2 पॉइंट, तो मैंने 2 पॉइंट तो कैलकुलेट कर लिए हैं और अब इन 2 पॉइंट्स के बिहाफ पे मैं ग्राफ को ड्रॉ भी कर सकता हूँ, है ना। चलिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, ये 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका x हो गया बेटा, ये आपका y हो गया। y क्या है बेटा, वर्क डन, और x क्या है, डिस्टेंस। अब देखो जब आप यहाँ पे पॉइंट्स को देखो, जब बेटा आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0 यूनिट, तो वर्क डन भी कितना आया, 0 ही आया, क्योंकि कोई काम ही नहीं हुआ। जब डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं हुआ तो बॉडी ने कोई वर्क भी नहीं किया। तो पहला पॉइंट तो यही आ गया बेटा आपका, ओरिजिन पे 0 0। दूसरा पॉइंट, जब बेटा आपने x यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 यूनिट का, तो बेटे उस पर वर्क डन कितना हुआ, 5 यूनिट हुआ, है ना। तो 1,5, तो x की वैल्यू 1 पे y 5, यानी कि पॉइंट कहीं समवेयर यहाँ पे आने वाला है ना। ठीक है बेटा, x और y के सामने, यानी कि 1 और 5 के सामने। ओके, तो देखो आपके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा के जो इक्वेशन बननी थी वो तो कुछ ऐसी सी बन गई है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, देखो मैंने तो रफ बनाई है इसीलिए आड़ी टेढ़ी बनी हुई है, बट आप रफ नहीं बनाएंगे, आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। किस चीज़ की है बेटा, y = 5x की इक्वेशन है ना। और अगर इनके सॉल्यूशन भी मार्क करने हैं तो आप कर सकते हैं। 1 पे 5 था और 0 पे 0 ही था। ओके, तो अभी आधा काम हुआ है बेटा, है ना, अभी आधा काम हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और भी बोला था। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि आगे मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। कहता है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। अब आपने ग्राफ को रीड करना है, ग्राफ की स्टडी करनी है, और ग्राफ की स्टडी करके आपको ये बताना है कि द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब आपकी बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, पहले केस में 2 यूनिट का और दूसरे केस में 0 यूनिट का। देखो पहले केस में कितना है बेटा, आई रिपीट, डिस्टेंस मीन्स x दिया है आपको। x की वैल्यू पहले केस में थी आपकी 2 यूनिट और दूसरे केस में 0 यूनिट्स। तो ये चीज आपने, है ना, क्या बताना है बेटा, वर्क डन बताना है। तो वर्क डन आपने कैसे बताना है, ग्राफ को स्टडी करके बताना है। तो देखिए मैंने तो यहाँ पे रफली ग्राफ बनाया है, तो मेरे को तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ऐसे बताना, और क्योंकि मेरे पे जगह भी कम है, स्पेस भी नहीं है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा। लेकिन आप बेटा प्रॉपर ग्राफ से बनाना। लेकिन हाँ, मैं इसका सेकंड का आंसर बता सकता हूँ। देखिए ना, सेकंड का आपको डायरेक्ट ही दे रखा है, और इनफैक्ट यहाँ पे भी देखो, जब भैया आपने क्या x यानी कि क्या है बेटा, डिस्टेंस, जब 0 यूनिट ट्रैवल किया था तो आपका वर्क डन कितना आया था, यानी कि y 0 ही तो आया था। तो बेटा व्हेन बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 यूनिट, देन वर्क डन बाय द बॉडी इज ऑल्सो 0 यूनिट, है ना। तो ये तो पहले का आंसर था। अब दूसरे का आंसर 2 पे y कितना है वो चेक करनी है। तो बेटा हम कैसे करेंगे, हम ऐसे तो करेंगे कि y समवेयर कहाँ पे मीट करेगा। अब देखो ना, इसको y कहाँ पे मीट करेगा। अब आई डोंट नो कि, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बेटा ये बाहर निकल जाएगा ग्राफ यहाँ से बोर्ड से, है ना। लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट करें, आपके पास तो चलो सॉल्यूशन होगा कि आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बना लेना उसके अकॉर्डिंगली, है ना। लेकिन मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, तो बेटा मैं ये वाला पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, आपको क्लियर बता दूँ। बट एक ऑप्शन है, क्योंकि मुझे पता है कि बेटा ये जो पॉइंट होगा, भाई ये जो पॉइंट होगा 2 पे
y कितना है वो कहीं पे भी हो, इस लाइन के ऊपर ही होगा, ये तो हम जानते हैं। अगर लाइन के ऊपर होगा तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब मेरे को x की वैल्यू 2 पता है, तो जब मैं यहाँ पे 2 पर पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 यूनिट आएगी। देखो ना 5 to the 10 आ जाएगी y की वैल्यू। यानी कि हमें ये बात पता चल गई कि जब बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 2 यूनिट का, तो काम कितना हुआ, यानी कि वर्क डन कितना हुआ बॉडी के द्वारा, वो हुआ 10 यूनिट का, 10 यूनिट का। समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश पूरी ये समझाने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये आपने ऐसे नहीं निकालना था जैसे मैंने बता दिया 5 to the 10। आपने ग्राफ को स्टडी करके बता रहा था, तो आप ग्राफ पे ऐसे करके जैसे मैंने बताया ना, आप देखेंगे कि वाई ये जो लाइन है, इस लाइन को ये कहाँ पे मीट करा रहा है, और उसके सामने उसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल आप देखेंगे कि वाई कितना है ना। तो आपको दिखेगा कि 10 यूनिट पे ही, आई एम श्योर कि 10 यूनिट ही आएगा, क्योंकि ग्राफ से ही पता चल रहा है वो तो, है ना, इक्वेशन से। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, है इसको आप जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और मैंने इसकी हिंट भी दी थी, मेरे को अच्छे से याद है, बट आपने करा नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ एक बार और, है ना। तो कहता है बेटा, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल, ठीक है भाई, 2 स्टूडेंट है क्लास 9 की किसी स्कूल में। कहते हैं टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। भाई ये दोनों की दोनों मिला के 100 रुपये की डोनेशन करती हैं, कहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, जो कि किसकी हेल्प करता है बेटा, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, जो अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प के लिए, है ना। तो कहते हैं कि राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। आपने एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि इस डेटा को सेटिस्फाई करे, और बस उसके बाद तो ब्रैकेट में हिंट लिखी है, वो क्या पढ़ना, हिंट में भी यही लिखा है कि आप दोनों के कंट्रीब्यूशन को x और y मान लीजिए, और वो हमने मान भी लिया है। देखो, लेट द यामिनीज कंट्रीब्यूशन इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है PMRF, बी ₹X एंड द फातिमास कंट्रीब्यूशन इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बी ₹Y। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये जानते हैं कि दोनों ने मिला के कितने क्या कहते हैं रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया, 100 रुपये, है ना, दोनों ने मिला के। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा x + y = 100 होगा, है ना। तो देखो, पहला तो ये कि हमने एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करनी थी, बनानी थी, और सेकंड ये कि इसका ग्राफ भी बनाना था, ठीक है। तो चलिए, ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ हिंट दूंगा, प्रॉपर नहीं कराऊंगा। आप देखिए, काम कीजिए ना, आप पुट कर लीजिए x को 0। जब आपने x को 0 पुट किया तो आप साफ देख सकते हैं y कितना आ गया, 100 आ गया y, है ना भाई। देखो 0 + y यानी कि y = 100 आ गया। अब पुट कर लीजिए आप x को नहीं, इस बार y को पुट कर लीजिए 0, तो इस बार x 100 आ जाएगा, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये इतने बड़े बड़े आपने सॉल्यूशन निकाल दिए, इसको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो सॉल्यूशंस आर 0 पे 100 और 100 पे 0 एंड 100,0। तो आप ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे, मैं हिंट दे रहा हूँ ना आपको। आपने बेटा इन दैट केस जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आप एक यूनिट का वो नहीं लेते स्केल, तब आप स्केल को डिनोट करते हैं। आपने स्केल कितना लेना है, आपने स्केल लेना है बेटा, देखो 1 यूनिट बराबर = ₹20, एटलीस्ट ₹20, है ना। वैसे तो 10 भी लोगे तो 10, 20, 30, 10 बारी में हो जाएगा 100, लेकिन अगर आप 20 ले लेते हो तो फिर 5 बारी में हो जाएगा। तो देखो आपने कितना लिया बेटा, 1 यूनिट को, जो ग्राफ पेपर पे एक बॉक्स होता है, उसमें एक बॉक्स में आपने 20 रुपये को लिया, यानी कि 0, ये 20, ये 40, 60, 80, 100, सिमिलरली 20, 40, 60, 80, 100। तो एक पॉइंट तो ये आ गया 0 पे 100, और एक पॉइंट ये आ गया 100 पे 0। मतलब समझ रहे हैं ना बात को। देखो x की वैल्यू 0 पे y 100 है, वो ये रहा, x की वैल्यू 0 पे y 100। अब x की वैल्यू 100 पे y 0 ये रहा, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा सा बन गया, है ना। और ये कौन किस चीज़ का ग्राफ है बेटा, x + y = 100 का। That's it। और बस यही करना था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था।
आप देख लेना प्रॉपरली करके ना। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसके बाद एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। कहता है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। भाई ये कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए और कनाडा, इसमें जो टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है, ठीक है। वेयर इज़ इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, इंडिया में कैसे मेज़र किया जाता है, इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में मेज़र किया जाता है ना। अब कहता है कि हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो कि कन्वर्ट करती है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो वो क्या है बेटा, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ठीक है, दैट्स इट। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक फॉर्मूला है जो कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का है ना। ओके, अब आगे कहता है नंबर 1, बेटा 5 पार्ट है इसमें। तो नंबर 1 में कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है अबव यूजिंग, भाई अबव यानी कि इस चीज़ में है ना, यूजिंग, कहते हैं कि यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को आपने एक्स से मानना है, मतलब जो सेल्सियस है उसको आपने रिप्रेजेंट कहाँ पे करना है, एक्स एक्सिस पे। समझ रहे हैं बात को? ओके, और आगे कहता है एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस से, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, इक्वेशन अगर आपके पास ये है और आपने क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है तो जाहिर सी बात है आपको एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो चलो मैं 2 सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने पुट किया बेटा इसमें सेल्सियस को 0 पुट किया है ना, तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया, मैं ये चेक कर लेता हूँ। तो फ़ारेनहाइट आपके पास आ जाएगा 9/5 इंटू सी की वैल्यू तो 0 है प्लस 32, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो 32 ही आ जाएगा। ओके, अब आप एक काम कीजिए, पुट कर लीजिए। देखिए अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ना कि क्या पुट करें, क्योंकि ऐसा कुछ पुट करना है जिससे थोड़ा समझ रहे हैं ना बात को, कि हमारा ग्राफ एटलीस्ट बन सके, क्योंकि पहली इक्वेशन जो है वो बहुत टेढ़ी दे रखी है, तो हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन से जितना ज़्यादा बचा जा सके उतना ज़्यादा बचे। तो दैट्स वाई कुछ हम ऐसा लें कि इजीली मतलब बन जाए, है ना। अगर मैं यहाँ पे सेल्सियस को 2 डिग्री ले लूँ, सॉरी 10 डिग्री, तो 18 मेरा काम बन सकता है ना, मेरा काम बन सकता है। मैंने थोड़ा सा देखा कि मैंने सेल्सियस को 18 ले लिया, सॉरी 18 नहीं 10 ले लिया। 10 लेने पर फ़ायदा क्या मिला कि F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32। देखो मैंने चेक कर लिया था कि जब मैं इसको इससे काटूँगा तो ये कट जाएगा और ये 18 आएगा, 18 में 32 पूरा प्लस हो जाता है, तो 18 प्लस 32 आप चेक कर लो, डायरेक्टली 50 आ गया आपके पास। तो एटलीस्ट मेरे को है ना ठीक ठाक से सॉल्यूशन मिल गए हैं, क्योंकि ये भी लगभग और ये भी, है ना। ओके, अब इसका ग्राफ, क्योंकि पहले पार्ट में तो यही बोला था कि आपने ग्राफ बनाना है ना, तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। देखिए क्योंकि मैं हिंट दे रहा हूँ तो प्रॉपरली नहीं करा रहा हूँ, मैं बार बार यही बात करता हूँ कि ये हिंट है, तो प्रेजेंटेशन के साथ आप खुद करें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए, तो अब मेरे को नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई खास ज़रूरत भी है। देखिए ये आपका x होता है, ये आपका y, और क्योंकि आपने x को क्या माना है c और y को आपने f माना है, क्योंकि हमने c और f में निकाले सारे सॉल्यूशन, तो इसीलिए मैंने c और f भी लिख दिया। तो 0c पे f कितना आया था 32 और c10 पे f 50। ओके, तो ये x एक्सिस तो है, ठीक है, लेकिन ये साथ में किसको डिनोट कर रही है बेटा, सेल्सियस को, तो स्लैश करके मैं c भी लिख रहा हूँ। ये y एक्सिस होने के साथ साथ फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रही है ना, इसीलिए दैट्स राइट। अब देखिए आप एक काम कीजिए, फिलहाल इसको देख के लगता है कि 10-10 का गैप ले लेना चाहिए, एटलीस्ट 10-10 का। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। स्केल जो आपने लिया है वो यहाँ पे आप लिख देंगे, कितना लिया स्केल आपने, स्केल आपने लिया है बेटा
1 यूनिट बराबर मतलब 1 यूनिट पे कितना लिया है 10, है ना, 1 यूनिट पे आपने 10 लिया है ना। ओके, अब देखिए आप, अब बेटा 0 जब सेल्सियस था यानी कि पॉइंट्स तो ये तो 32 था y, 0x पे y 32 है ना, तो 0x पे y 32 का मतलब ये है कि समवेयर यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, तो पॉइंट कहीं पे यहाँ पे रहा होगा, है ना। ओके, अब 10 पे 50 था तो x की वैल्यू 10 ये रही और y 50 ये रहा, मतलब पॉइंट ये रहा होगा। तो कुछ ग्राफ तो आपका ऐसा सा बन जाएगा, आप ध्यान देंगे, है ना, कुछ ऐसे से बन जाएगा। इस पर इसकी इक्वेशन लिखनी होती है तो इक्वेशन इस पर लिख सकते हैं हम, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ठीक है। ओके, अच्छा इसके बाद आफ्टर दैट इस पॉइंट में थोड़ा सा और वो कर दो। इसके बाद अब आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या भूला गया है आपसे वो देख लेते हैं एक बार। तो आई एम श्योर कि इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये तो सिंपली बस एक छोटा सा चेंज था कि सी एक्स और एफ से वाई, समझ रहे हैं, बस इतना सा चेंज था, बाकी कोई खास चेंज नहीं था, ग्राफ ही बनाया था। सेकेंड पार्ट में बोला है, कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में आपको दे दिया है कि 30 डिग्री सेल्सियस है तो आपने फ़ारेनहाइट बताना है कितना होगा। तो सिंपल है बेटा, आप इसमें पुट कर दो सेल्सियस की वैल्यू और फ़ारेनहाइट निकाल लो। देखो ना, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी की वैल्यू कितनी थी 30 प्लस में 32, 5 से 6 बारी में कैंसिल, 6 54 54 होता है प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट कितना है। यह बोला क्या है, कहते हैं कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इस बार जो आपको टेम्परेचर दिया है वो किस में दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो आपसे सेल्सियस में पूछ लिया है कि कितना होगा, है ना, तो टेम्परेचर को आपने सेल्सियस में बताना है। तो कोई बात नहीं, इस बार फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है तो आप उसमें पुट कर दीजिए। देखिए 95 आ गया फ़ारेनहाइट की जगह, इक्वल टू कितना था 9/5 इंटू सी प्लस 32, सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ना इजीली। देखिए 95 माइनस 32 यही आएगा, इज इक्वल टू कितना बचा 9/5c, तो माइनस करके दिस इम्प्लाइज दैट, चेक करता हूँ मैं, 5 में से 2 गया 3 बचा, और 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और ये 5 इसके इंटू में चला जाएगा और 9 अपॉन रहेगा, है ना, दैट्स इट। अब 9 से 7 बारी में कैंसिल होता है और 7 से 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस, आप चेक कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे को ये दोनों पार्ट्स मिटाने पड़ेंगे बिकॉज 4th and 5th करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके इतना पार्ट नोट कर लीजिए। तो बेटा 4th and 5th देखते हैं। कहते हैं इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर आपका कितना हो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको सेल्सियस दे दिया है, ठीक है, सेल्सियस में दे दिया है टेम्परेचर और 0 डिग्री पे आपसे पूछा इन फ़ारेनहाइट, कहता है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में आपने बताना है कितना होगा, ओके, और कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, और जब F 0 होगा तो आपने सेल्सियस भी बताना कितना होगा। तो दोनों ही हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, देखो ना, हमने कहीं पे कैलकुलेट नहीं किया था, ये वाला पहला वाला पार्ट। तो हमें पता है कि भाई जब सेल्सियस 0 डिग्री था तो फ़ारेनहाइट कितना 32 था, बट ठीक है दोबारा लिख के दिखा देते हैं। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना होता है, चेक करो, 9/5 और सी की वैल्यू 0 है प्लस 32, तो भाई ये तो पूरा 0 हो गया, 32 आ गया, यानी कि F फ़ारेनहाइट इतने डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, ओके। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन में ये चौथा पार्ट कर रहे हैं ना, इसी का एक पार्ट और दिया था, कहता है कि अगर टेम्परेचर आपको कितना 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हो तो सेल्सियस में बताओ कितना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है।
तो बेटा इस बार आपको एफ दे दिया कितना है 0 डिग्री, तो सेल्सियस निकालना है। तो 9/5 इंटू सी प्लस में 32, तो देखिए ना ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 9/5 सी इक्वल टू -32 लिख दूँ, तो सी इज इक्वल टू -32 इंटू 5/9। ये चेक कर लीजिए, यही तो आएगा। तो सी कितना आ रहा है बेटा, देखो 5 कैंसिल हो रहा है अभी भाई, कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा। तो 5 दूनी 10 का 0 कैरी हुआ 1 और 5 से 15 और 1 16, तो माइनस में 160 डिग्री, ठीक है 160 डिग्री, और हमने निकालना क्या था सेल्सियस ना, तो 160 डिग्री अपॉन में 9 सेल्सियस माइनस में, है ना, कितना आ गया अगर फ़ारेनहाइट 0 होता है तो। अब लास्ट पार्ट बचा है 5वां पार्ट, उसको और देखते हैं एक बार। तो 5वें में क्या बोला बेटा, 5th पार्ट में बोला है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। कहता है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें न्यूमेरिकली सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम आता हो, है ना, सेम आता हो। हमने मान लिया कि 5th पार्ट में कि ऐसा टेम्परेचर है x डिग्री, है ना, x डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम है, यानी कि इनडायरेक्टली इसने ये बोल दिया कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों सेम होने चाहिए। तो ऐसा कोई टेम्परेचर होता है, चलो चेक करते हैं। अगर कह रहे हैं कि अगर होता है तो उसको फाइंड करो, चलो चेक करते हैं भाई। फॉर्मूला आपके पास है क्या है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी x है और सेल्सियस की वैल्यू भी x है ना। मैंने लेट कर लिया कि x डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर होगा। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस 9/5x इक्वल टू 32, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5x माइनस 9x अपॉन में 5 इक्वल टू 32। ओके, अब देखिए 5 में से 9 गया तो माइनस का 4 आएगा, -4x अपॉन में 5 इक्वल टू 32। चलिए ट्रांसफ़र करते हैं, तो x इक्वल टू देखो 32 इंटू 5 अपॉन में 4 और माइनस इधर लगा देते हैं, तो 4 से 8 बारी में, है ना, और x इक्वल टू 8 पंजे 40, यानी कि -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होता है। ठीक है, -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होता है। तो ये इसका आखिरी पार्ट था और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या एक ही बार में हो जाएगा, इंट्रो और 4.4 में 2 ही क्वेश्चन है क्योंकि, तो बहुत इजी है। तो ये लास्ट क्लास रह गई है बस इस चैप्टर की ना। तो चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।